हेलो बच्चों, मुझे नहीं मालूम इस समय जब आप देख रहे होंगे तो समय क्या होगा। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, राइट। आप लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो मैंने आपको सीट दी थी केमिकल बॉन्डिंग 02, दैट इज डाइपोल मूवमेंट और बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, जिसमें शायद 57 या 55 क्वेश्चंस थे। तो उसका डाउट का वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं, जो डाउट हो आप देख लीजिएगा, राइट। बच्चों ने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 10, इफ द मॉलिक्यूल ऑफ HCl वर टोटली पोलर। ठीक है भाई, पोलर तो हो गई क्योंकि पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, वो पोलर तो होना ही होना है। द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज 6.12 डिवाई, बट द एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मूवमेंट इज 1.03 डिवाई। कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक करेक्ट है। हुजूर गोली मारो एक्सपेक्टेड और एक्सपेरिमेंटल को, सीधे बताओ। जब दो डाइपोल मूवमेंट दिए जाते हैं तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर बराबर, हमने आपको सीधे फॉर्मूला लिखवाया था, डाइपोल मूवमेंट गिवन अपॉन डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेटेड बाय स्टूडेंट इनटू 100। और इसको जब अपन ने कैलकुलेट किया था तो ये 4.8 इंटू डी आया था, आपको अगर याद हो तो। फिर मैंने आपसे कहा था जब दो डाइपोल मूवमेंट दिए जाएं तो जो बड़ा वाला डाइपोल मूवमेंट होगा वो नीचे रखेंगे और जो छोटा वाला डाइपोल मूवमेंट होगा वो ऊपर रखेंगे, तभी तो परसेंटेज 100 से कम आएगा। बड़ा वाला ऊपर रख दोगे तो परसेंटेज 100 से ज़्यादा आ जाएगा, जो संभव नहीं है। ओके, सो छोटा वाला ऊपर रखेंगे 1.03, कैलकुलेटेड मतलब बड़ा वाला नीचे रखेंगे, इनटू 100 कर देंगे। सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। फिर भी मैं सॉल्व करके दिखाना चाहूंगा आपको। यस, ऊपर आया है 103 ऑब्लिक, नीचे है 6.12, द आंसर इज 16.83, सो यू कैन टिक 17%। ओके, तो छोटे वाले को रखना है ऊपर जो कि होगा एक्सपेरिमेंटल, और बड़े वाले को रखना है नीचे जो कि होगा एक्सपेक्टेड। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 16.8%। ओके बेटा, आप फर्स्ट टिक कर सकते हैं, राइट। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 10, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। देखेंगे, द मॉलिक्यूल विच हैज जीरो डाइपोल मूवमेंट। आपको मालूम है, दूर से दिखाई पड़ रहा है कि जीरो डाइपोल मूवमेंट इसका होगा क्योंकि इस पर कोई भी लोन पेयर नहीं है और सारे सराउंडिंग एटम सेम है। आपको याद होगा हम लोग नॉन पोलर उसे कहते थे जिसके सेंटर एटम पे लोन पेयर ना हो और सारे सराउंडिंग एटम सेम हो। अब देखिए यहाँ पे लोन पेयर नहीं है लेकिन सराउंडिंग एटम भी सेम नहीं है, इसलिए ये नॉन पोलर नहीं पोलर होगा। यहाँ पर देखिए सेंटर एटम पे लोन पेयर है इसलिए पोलर होगा। और ClO2 अगर आपको याद हो, ये 3 ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है, लोन पेयर और एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी पोलर होगा। सो आंसर इज सेकंड, राइट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 आप देखेंगे, विच ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। इनमें से कौन है जिसमें दोनों लोगों के पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होगा। आप देख सकते हैं, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट का मतलब पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल आपको ढूंढना है जिसका नेट डाइपोल मूवमेंट 0 ना हो। आप देखिए SiF4 में SiF4 तो नॉन पोलर है, जबकि हमें चाहिए कि दोनों के दोनों पोलर हो, इसे गलत हो गया। ये नॉन पोलर क्यों है? सिलिकॉन चौथे ग्रुप का है, कोई लोन पेयर नहीं होगा, ज्योमेट्री रेगुलर होगी और सारे सराउंडिंग एटम सेम हैं, सारे के मैग्नीट्यूड भी सेम होंगे, एक दूसरे को कट कर देंगे, नेट डाइपोल मूवमेंट 0 हो जाएगा। तो ये आपका नॉन पोलर है, अपन को ढूंढना है दोनों पोलर हो, आंसर नहीं होगा। यहाँ पे देखिए दूर से दिखाई पड़ रहा है NO2 में ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है तो ये पोलर होगा, और CO2 जो है ये नॉन पोलर होगा क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है और सारे सराउंडिंग एटम सेम है। एक पोलर है एक नॉन पोलर है तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा, राइट। NO2 में देखिए ऑड इलेक्ट्रॉन है तो ये तो आपका क्या हो गया, पोलर। और ओजोन भी देखिए पोलर होगा, क्यों? क्योंकि ओजोन के सेंटर एटम पे एक लोन पेयर होगा।
तो NO2 भी पोलर है, ओजोन भी पोलर है, दोनों मॉलिक्यूल पोलर हैं, तो थर्ड इज द राइट आंसर, राइट। यहां पर देखिए ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, तो आंसर क्या टिक करेंगे? थर्ड। ओके बेटा, आइए 16 के बाद हम लोग 17 देखेंगे। विच ऑफ फॉलोइंग वुड हैव परमानेंट डाइपोल मूवमेंट? किसके पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होगा? मतलब जो कैसा होगा? पोलर होगा। मतलब आपको पोलर मॉलिक्यूल ढूंढना है, ये नॉन पोलर होगा। बोरॉन पे कोई लोन पेयर नहीं है और सारे सराउंडिंग एटम सेम है। ये भी आपका नॉन पोलर होगा। सिलिकॉन पर कोई लोन पेयर नहीं होगा, सारे सराउंडिंग एटम सेम है। SF4, यस आप देख सकते हैं 6 में से 4 चले गए, कितने बचे? 2, मतलब लोन पेयर है, इसलिए ये पोलर होगा। XeF4 आपको याद होना चाहिए, 2 लोन पेयर हैं, तो लोन पेयर देख के आपको लग रहा होगा कि ये पोलर होगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए ये पोलर नहीं, ये नॉन पोलर होता है, बिकॉज इट इज sp3d2 विद स्क्वायर प्लेनर शेप। और आपको मालूम है हमने 3 केस बताए थे जहां पे लोन पेयर होने के बावजूद भी नेट डाइपोल मूवमेंट 0 होता है। sp3d विद लीनियर शेप, sp3d2 विद स्क्वायर प्लेनर शेप और sp3d3 विद पेंटागोनल प्लेनर शेप। इसलिए बेटा ये देखने में लग रहा है पोलर है, लेकिन होगा ये नॉन पोलर। सो द राइट आंसर इज थर्ड। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। देखिए, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम A एंड B। आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी है, एटम A की ये दी है और B की ये दी है। द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ AB बॉन्ड। देखिए बेटा, कभी आपसे परसेंटेज आयनिक की एग्जैक्ट वैल्यू पूछी जाया करे तो आप लगाया करिए हैने स्मिथ इक्वेशन, हमेशा ये लगाया करो। पॉलिंग जो वैल्यू थी, पॉलिंग से जो स्केल था, जो 1.7 के डिफरेंस पे कहता है 50% आयनिक 50% कोवेलेंट होगा। 1.7 से ज़्यादा डिफरेंस अगर आया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो आयनिक होगा, 1.7 से कम आया तो कोवेलेंट होगा। वो फार्मूला तब, वो कॉन्सेप्ट तब लगाया करो जब लोग ये पूछें कि बताओ आयनिक होगा या कोवेलेंट होगा। अगर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर की वैल्यू पूछी जा रही है तो पॉलिंग स्केल से ना करके हैने स्मिथ की इक्वेशन से किया करो। दैट इज परसेंट आयनिक कैरेक्टर बराबर फार्मूला आपको याद होगा 16 डेल्टा एक्स प्लस 3.5 डेल्टा एक्स स्क्वायर। 16 डेल्टा एक्स, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई थिंक 2.8 आएगा, प्लस 3.5 इंटू 2.8 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा। शायद मैं श्योर नहीं हूं, शायद सेकंड आंसर आता है। जो भी आए सॉल्व करने पर वो आपका राइट आंसर होगा। ओके, तो ध्यान रखना पॉलिंग स्केल तब लगाएंगे जब ये पूछा जाए कि आयनिक होगा या कोवेलेंट होगा। अगर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आपसे पूछा जा रहा है तो आप हैने स्मिथ लगाकर एग्जैक्ट आंसर निकालेंगे। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। देखिए, हाइड्राइड ऑफ बोरॉन अकर्स एस B2S6 बट B2Cl6 डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इज बिकॉज। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। लास्ट ईयर तो केमिकल बॉन्डिंग में मैंने जो है ब्रिज वाले केस भी कराए थे, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाले केस भी कराए थे। इस बार मैंने सोचा कि जब मैं आपको पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन आ गया तो आइए थोड़ा सा बताते हैं। देखिए, थोड़ा सा बताएंगे। बोरॉन थर्ड ग्रुप का है, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 3 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है भाई, 3 बॉन्ड बना के 3 Cl को जोड़ लिया, अच्छा भाई ठीक है। और 3 बॉन्ड बनाकर 3 H को जोड़ लिया, अच्छा भाई ठीक है। अब बोरॉन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा कि ये एक्स्ट्रा बॉन्ड बना सके। लेकिन आपको जान के खुशी ये होगी कि BCl3 तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन BH3 डज नॉट एग्जिस्ट। तो सवाल ये उठ रहा है कि वो एग्जिस्ट क्यों कर रहा है और ये एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा। समझिएगा मेरी बात जरा, देखना बेटा। देखिए, यहां पर भी बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। जब 3 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया
तो उसके बावजूद भी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ये भी देखो बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तीनों इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लिया है, फिर भी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन देखिए आपको याद होगा ये बोरॉन sp2 हाइब्रिडाइज है और इसके पास एक परपेंडिकुलर इम्पटी p ऑर्बिटल होगा, और क्लोरीन के पास लोन पेयर रखे हैं p ऑर्बिटल में। तो क्लोरीन क्या करता है, अपने लोन पेयर p पाई बैक बॉन्डिंग से बोरॉन को डोनेट कर देता है। बेटा अपूर्व, अभी मैं वीडियो सॉल्यूशन बना रहा हूं, बाद में बात करता हूं। तो यहां पर देखिए इसने क्या किया, p पाई बैक बॉन्डिंग के द्वारा इसको स्टेबलाइज कर दिया, इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने का प्रयास किया, इसलिए ये एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन बेटा एक बात बताओ, यहां पर इसके पास एक परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल तो है, लेकिन इसके पास देने के लिए कोई भी लोन पेयर नहीं है। मतलब ये हाइड्रोजन इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। यही कारण है बेटा कि BH3 जो है तुरंत डाइमराइज कर लेता है इनटू B2S6, इसे कहते हैं डाइबोरेन। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम नहीं बताएंगे, इसके बारे में हम समझाना पसंद भी नहीं करेंगे, भविष्य में P ब्लॉक में आपको समझा देंगे। आल्दो लास्ट ईयर बहुत डिटेल में पढ़ाया था, लेकिन इस साल जरूरत नहीं है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा कि ये डाइमराइज क्यों नहीं करता, ये मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, और इसको डाइमराइज क्यों करना पड़ता है, ये मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा है। इसके 2 इलेक्ट्रॉनों की भरपाई क्लोरीन बैक बॉन्डिंग से कर देता है, लेकिन इसके 2 इलेक्ट्रॉनों की भरपाई ये नहीं कर सकता क्योंकि हाइड्रोजन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो आइए ऑप्शन करते हैं। p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग इज पॉसिबल इन B2S6, गलत। p पाई d पाई की तो बात ही नहीं उठती, और B2S6 में नहीं होगा, BCl3 में होगा। बोरॉन एंड हाइड्रोजन हैव ऑलमोस्ट इक्वल वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका क्या मतलब है देखेंगे थोड़ी देर बाद, देखेंगे थोड़ी देर बाद। बोरॉन एंड क्लोरीन हैव ऑलमोस्ट इक्वल एटॉमिक साइज, क्या मतलब है इसका, स्मॉल हाइड्रोजन एटम कैन इजीली फिट इन बिटवीन बोरॉन एटम्स बट लार्ज क्लोरीन एटम डस नॉट। आइए देखते हैं, मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो तो इसमें कहीं पर दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। अच्छा भाई, अब जब मेरा एक्सप्लेनेशन नहीं है तो क्या हो सकता है इसका एक्सप्लेनेशन, तो आइए देखते हैं। आइए सुनिएगा बेटा, B2S6 इतना हो गया, मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया, अगर क्वेश्चन ये होता कि BCl3 एग्जिस्ट करता है लेकिन BH3 एग्जिस्ट नहीं करता है, आई एम डैम श्योर आपको यही आंसर देना था। BCl3 में बैक बॉन्डिंग से ये स्टेबलाइज हो जाता है, p पाई बैक बॉन्डिंग से, इसलिए ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन BH3 एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि ये बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज नहीं हो पाता। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन तो क्या पूछा, इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा, उल्टा सवाल पूछ लिया कि B2H6 एग्जिस्ट करता है लेकिन B2Cl6 एग्जिस्ट नहीं करता, इन्होंने ये पूछ लिया। तो आइए इसका उत्तर कैसे देंगे, देखिएगा बेटा, ये मैं हटाना चाहूंगा, लिख लीजिएगा इसको आप लोग, बहुत बढ़िया पॉइंट था। अब मान लो मैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर देता हूं, समझना जरा। तो अब जरा देखिए, एक्चुअली B2S6 एग्जिस्ट क्यों करा, अभी थोड़ी देर पहले देखा, ये इसलिए बना था क्योंकि हाइड्रोजन बैक बॉन्डिंग नहीं कर पा रहा था, तो अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए उसने डाइमराइज किया। अब यहां पर क्या होता है, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। मैं अपने बच्चों से चाहूंगा कि स्ट्रक्चर में अंदर अभी ना घुसे, क्योंकि अभी मैंने आपको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं पढ़ाया है, ठीक। अगर सोचो यही स्ट्रक्चर हम B2Cl6 का बनाते तो मेरे ख्याल से ये बनता Cl Cl B Cl 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 Cl। देखिए होता क्या है, ये क्लोरीन इतने बड़े बड़े होते हैं बेटा कि इस लार्ज एटॉमिक साइज होने के कारण ये फील करता है स्टेरिक हिंड्रेंस, इसलिए B2Cl6 एग्जिस्ट नहीं करता। जबकि हाइड्रोजन एटम बहुत ही छोटा सा होता है, ये आराम से 2 बोरॉन के बीच में फिट हो जाता है, इसलिए B2S6 एग्जिस्ट करता है। तो मेरे ख्याल से इसका 4th आंसर होना चाहिए। स्मॉल हाइड्रोजन एटम
can easily fit in between boron atom, but large chlorine atom does not fit. So fourth is the right answer. ओके बेटा, तो देखिए बेटा यहां पे दो क्वेश्चन बन गए हैं। सवाल आए BCl3 एग्जिस्ट करता है, BH3 एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों? उत्तर BCl3 स्टेबलाइज्ड बाई p-pi बैक बॉन्डिंग, जबकि BH3 डज नॉट स्टेबलाइज बाई p-pi बैक बॉन्डिंग, इसलिए BH3 डाइमराइज करेगा, BCl3 नहीं करेगा। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन उल्टा कि B2H6 एग्जिस्ट करता है लेकिन B2Cl6 नहीं करता, तो यहां पे उत्तर देंगे हाइड्रोजन एटम छोटा होने के कारण दो बोरॉन के बीच में सेट हो जाता है, यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लगता, लेकिन B2Cl6 में बड़े बड़े क्लोरीन दो छोटे छोटे बोरॉन के बीच में फिट नहीं हो पाते हैं, इसलिए B2Cl6 एग्जिस्ट नहीं करता है। सो 20 का आंसर बेटा क्या होगा? फोर्थ। ओके, ये होता है बेटा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसे बनाना बॉन्ड या टाउ बॉन्ड भी कहते हैं। आपको थर्ड ग्रुप जब पढ़ाएंगे तो डिटेल में वहां पे समझा देंगे, केमिकल बॉन्डिंग में हमने स्किप कर दिया था। अच्छा भाई, काफी समय दे दिया। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे बच्चों के सामने आ रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग फ्लोराइड ऑफ जिनन हैज जीरो डाइपोल मूवमेंट। जीरो का मतलब हो गया कि नॉन पोलर। आप देखिए अच्छे से, आपको याद है Ag(F2), ये होता है sp3d विद लीनियर, तो ये भी नॉन पोलर होगा, और Ag(F4) ये होता है sp3d2 स्क्वायर प्लेनर, ये भी नॉन पोलर होगा। इस प्रकार से देखिए नॉन पोलर यहां पर पहला भी है और तीसरा भी है। मेरे ख्याल से 21 के दो आंसर दिए होंगे, चेक कर लेते हैं क्या 21 के दो दिए आंसर या एक दिया है? हाँ, 21 के दो दिए हैं। देखिए 1 एंड 3rd आंसर दिया हुआ है, बिल्कुल सही बात है। ओके, मैं उम्मीद करता हूं बाकी आप समझ गए होंगे, ना ये होगा और ना ये होगा। राइट बेटा, 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इन विच ऑफ फॉलोइंग पेयर बोथ मॉलिक्यूल पजेस डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए, मतलब आपको ढूंढना है पोलर मॉलिक्यूल। आइए देखते हैं, पहले ही आंसर दिखाई पड़ गया दूर से। वाटर में दो लोन पेयर हैं, इसकी शेप रेगुलर नहीं होगी, ये एंगुलर होगा, नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं हो सकता। और SO2 में भी सल्फर के पास लोन पेयर है, इसका भी नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं हो सकता, मतलब ये भी पोलर है और ये भी पोलर है। आपको ढूंढना भी क्या है? पोलर। सो फर्स्ट इज द राइट आंसर। ये भी नॉन पोलर होगा, नो लोन पेयर सराउंडिंग एटम सेम, नो लोन पेयर सराउंडिंग एटम सेम, दोनों के दोनों नॉन पोलर है। ये नॉन पोलर है, ये पोलर है, ये नॉन पोलर है और ये वाला लोन पेयर के कारण पोलर है। तो पहला वाला ऑप्शन ही ऐसा है जिसमें दोनों के दोनों जो है वो पोलर है, इसलिए फर्स्ट इज द राइट आंसर। राइट। क्वेश्चन नंबर 23 आइए बेटा, डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर पूछा गया है। आप देखिए CH4 का डाइपोल मूवमेंट क्या होगा? जीरो। इन चारों लोगों में CH4 का जो मॉलिक्यूल है ये नॉन पोलर होगा, कोई लोन पेयर नहीं है और सारे सराउंडिंग एटम सेम है। क्वेश्चन पूरा करने की जरूरत ही नहीं थी। CH4 का डाइपोल मूवमेंट जीरो होगा, ये सबसे पीछे होना चाहिए, दूर से दिखाई पड़ रहा है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। गॉट इट। फिर भी मैं अपने बच्चों को तीनों बता देता हूं, रिवाइज करा देता हूं। वाटर और इन दोनों में वाटर का ज्यादा होगा क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है और इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होगा। आपको हेलो बेटा, जरा क्लास में वीडियो बना रहे हैं क्वेश्चंस का, थोड़ी देर बाद बात करते हैं, 6 बजे के बाद। इधर देखिए बेटा, आपको मालूम है सबसे पहले हम लोग डाइपोल मूवमेंट को इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से करते हैं। O की होती है 3.5, H की होती है 2.1, 1.4 का डिफरेंस है। यहां पे 3 और 2.1 0.9 का डिफरेंस है और यहाँ पे 3.3 और 4.1 का डिफरेंस है, तो इसका डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा होगा, इसमें कोई शक नहीं। अब बात करते हैं NF3 और NH3। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से इनको कंपेयर नहीं कर सकते। क्या करें? इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे और बॉन्ड मूवमेंट की डायरेक्शन से देखेंगे। स्ट्रक्चर तो पिरामिडल ही होगा क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और सेंटर एटम पर एक एक लोन पेयर है।
राइट, आप देख सकते हैं +2 माइनस +2 माइनस +2 माइनस +2 माइनस, 3 एक तरफ है, चौथा अपोजिट है, सब्सट्रैक्शन हो रहा है। +2 माइनस +2 माइनस +2 माइनस +2 माइनस, चारों के चारों ऐड हो रहे हैं, इसलिए NH3 का डाइपोल मूवमेंट NF3 से ज्यादा होगा। मैं पहले ही कह चुका था, फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24। द इलेक्ट्रो, वही सवाल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन NF इज ग्रेटर देन दैट बिटवीन NH। काहे का ग्रेटर बे, काहे का ग्रेटर? इनके बीच में 1 का डिफरेंस है यार, है, और इनके बीच में यार मेरे भाई 0.9 का, काहे का ग्रेटर? बट डाइपोल मूवमेंट ऑफ अमोनिया इज लार्जर देन NF3। दिस इज बिकॉज, अभी मैंने बताया, NH3 में चारों बॉन्ड मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में है, एडिशन हो रहा है, जबकि NF3 में 3 ऐड हो रहे हैं, चौथा सब्सट्रैक्ट हो रहा है। देखिए, इन अमोनिया द एटॉमिक डाइपोल एंड बॉन्ड डाइपोल आर इन सेम डायरेक्शन, whereas in NF3 these are in opposite direction। yes, first is the right answer। मेरे बच्चे सोच रहे होंगे ये एटॉमिक डाइपोल किसे कह रहे हैं और बॉन्ड डाइपोल किसे कह रहे हैं। बेटा कुछ नहीं, ये लोग बॉन्ड मूवमेंट को बॉन्ड डाइपोल कह रहे हैं, इसको हम बोलते थे बॉन्ड मूवमेंट, इसको ये लोग बोल रहे हैं बॉन्ड डाइपोल, ठीक है। और जो ये लोन पेयर वाला है, ये, इसको ये लोग बोल रहे हैं एटॉमिक डाइपोल। ओके, तो NH3 में एटॉमिक डाइपोल और बॉन्ड डाइपोल एक ही डायरेक्शन में है, जबकि NF3 में ऐसा नहीं था। तो इन NH3 एटॉमिक एंड बॉन्ड डाइपोल आर इन सेम डायरेक्शन, whereas in NF3 these are in opposite direction। so first is the right answer। ओके, 24 के बाद 25 देख लीजिए। इन कंपाउंड X ऑल द बॉन्ड एंगल्स आर एग्जैक्टली 109.28 मिनट। बेटा ये तभी पॉसिबल है जब हाइब्रिडेशन sp3 हो, लोन पेयर 0 हो और सारे सराउंडिंग एटम सेम हो। देखिए बेटा, yes, of course the answer is carbon tetrachloride। ये देखिए कोई लोन पेयर नहीं है, sp3 है, टेट्राहेड्रल है और सारे के सारे सराउंडिंग एटम सेम है, तो ऑल बॉन्ड एंगल आर एग्जैक्टली 109 डिग्री 28 मिनट। देखिए बेटा, अगर हम क्लोरोमीथेन को देखें, जब मेरी बात समझिएगा, क्लोरोमीथेन का मतलब मीथेन के एक H को हटा के Cl लगा दिया। देखिए बेटा, ये भी sp3 है, इसमें कोई शक नहीं, कोई लोन पेयर नहीं है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, सारे एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के होंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बेटा होता क्या है ना, जब एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, तो अकॉर्डिंग टू बेंट रूल इस बॉन्ड में परसेंटेज p कैरेक्टर बढ़ जाएगा और इन बॉन्डों में परसेंटेज p कैरेक्टर घट जाएगा। तो मैं मानता हूं बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट 109 डिग्री 28 मिनट ही रहेगा, लेकिन हो सकता है कि जरा सा अंतर आ जाए, 109 डिग्री 26 मिनट हो जाए, 109 डिग्री 20 मिनट हो जाए, कुछ वेरिएशन आ सकता है। लेकिन जब सारे सराउंडिंग एटम सेम होंगे तो सारे बॉन्ड एंगल बराबर होंगे 109 डिग्री 28 मिनट का, इसलिए द राइट आंसर इज क्लोरोमीथेन। अदरवाइज बेटा sp3 ये भी है, sp3 ये भी है, sp3 ये भी है और सेंटर एटम पे लोन पेयर भी नहीं है, तो मोटा मोटा तो हम ये बोलेंगे कि सबके बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के होंगे। लेकिन अगर इनमें चूज करना पड़ जाए तो हम चूज करेंगे क्लोरो कार्बन टेट्रा क्लोराइड। सराउंडिंग एटम भी क्या कर दिए हमने, सेम कर दिए, तो कोई बेंट रूल नहीं लगेगा। जो p कैरेक्टर इसमें होगा वही इसमें होगा, वही इसमें होगा, वही इसमें होगा, जो एंगल ये होगा वही ये होगा, वही ये होगा, वही ये होगा। गॉट इट? तो CCl4 इज द राइट आंसर। 26 देखते हैं। इफ द कंपाउंड ऑफ टाइप ECl3, ठीक है, द एंगल ClECl फॉर डिफरेंट E आर इन द ऑर्डर। वेरी सिंपल,
ई की जगह एक बार BCl3 है, एक बार PCl3 है, एक बार AsCl3 है। आप देखिए, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। sp3 5 में 3 चलेगा, एक लोन पेयर बचा, sp2 होगा, सॉरी ये sp3 होगा, ये sp3 होगा, एक लोन पेयर होगा। तो sp2 वाले का एंगल तो sp3 वाले से ज्यादा होगा, उसमें कोई शक नहीं। अब इन दोनों को कैसे कंपेयर करें? जब हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है तो सबसे पहले देखते हैं लोन पेयर से, लोन पेयर भी क्या है, सेम। अब लोन पेयर सेम है तो देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंटर एंड सराउंडिंग से। यहां पे अंतर पड़ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंटर एलिमेंट में। फिफ्थ ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंटर एलिमेंट घटेगा तो बॉन्ड एंगल भी घटेगा। सो दिस इज द आंसर। बी का सबसे ज्यादा होगा, उससे कम पी का होगा, उससे कम एस का होगा, सबसे कम बीआई का होगा। अगर बीआई का बनाओगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम होगी, बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा। सो सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, बढ़िया सवाल है। आपको याद होना चाहिए बेटा, मैंने आपको रिपल्सन का ऑर्डर लिखवाया था, लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर में डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। याद है आपको? देखिए, कंपेयर एक्स एंड वाई बॉन्ड एंगल इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। देखिए, सल्फर वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 को साझा कर लिया, कोई लोन पेयर नहीं बचा। 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिडाइज है, समझना मेरी बात। कोई लोन पेयर नहीं है तो टेट्राहेड्रल है, समझना मेरी बात। अगर देखा जाए तो हम तो ये कहेंगे कि भाई सारे एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के होंगे, क्योंकि लोन पेयर तो है नहीं। परंतु अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल कराया था कि अगर सराउंडिंग एटम सेम नहीं है तो बॉन्ड एंगल में थोड़ा वेरिएशन आ सकता है। यहां तो बहुत वेरिएशन होगा, देखना। डबल बॉन्ड रिपल्सन लगेगा, तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो थोड़ी सी 109 डिग्री 28 मिनट से ज्यादा हो जाएगी। और जब ये डबल बॉन्ड रिपल्सन लगेगा तो ये बॉन्ड फैलेगा, और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड को अंदर दबाएंगे तो y की जो वैल्यू होगी वो थोड़ी सी, ज्यादा अंतर नहीं आएगा, 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाएगा, अर्थात x इज ग्रेटर देन y। मतलब जहां लोन पेयर बॉन्ड एंगलों, सारे बॉन्ड एंगलों को कम कर देता है, वहीं डबल बॉन्ड जब पिक्चर में आते हैं या डिफरेंस एटम पिक्चर में आते हैं तो कुछ एंगल बढ़ जाते हैं, कुछ एंगल घट जाते हैं। लोन पेयर होगा, सारे एंगल घटा देगा। डबल बॉन्ड या डिफरेंट एटम आएंगे, कुछ एंगल बढ़ेंगे, कुछ एंगल घटेंगे। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। 27 के बाद 28 पूछा है आपने। Among the following orbital bonds, the angle is minimum m। अरे मेरे भाई, sp3 बॉन्ड 109 डिग्री 28 मिनट, px py परपेंडिकुलर होंगे। HOH में sp3 होता है, लेकिन लोन पेयर के कारण एंगल कुछ कम हो जाता है। 2 लोन पेयर हैं, 5 डिग्री कम हो जाएगा, 109.5 से बचेगा 104.5, और sp बॉन्ड में होगा 180। हमें एंगल चाहिए मिनिमम एंगल होगा प्योर px और प्योर py के बीच में, दैट इज 90 डिग्री। 28 के बाद सवाल नंबर 31, विच हैज मिनिमम बॉन्ड एंगल। बहुत गलत बात है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मिनिमम बॉन्ड एंगल आपसे पूछा है। आप देखिए बेटा, ये तीनों के तीनों sp3 है, sp3 तो ये भी है, लेकिन ये sp3 जीरो लोन पेयर, टेट्राहेड्रल 109.5 डिग्री। ये sp3 एक लोन पेयर, शेप होगी पिरामिडल, एंगल 2.5 डिग्री कम हो गया 160 डिग्री। और ये दोनों
sp3 है, दो लोन पेयर, सेप हो जाएगी एंगुलर, और एंगल 2.5 फर्दर कम हो गया 104.5 डिग्री। तो मिनिमम एंगल पूछा है, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। अब इन दोनों में आपको मालूम है लोन पेयर सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज देखेंगे, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, सेंटर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, बॉन्ड एंगल भी कम होगा, तो ये आएगा। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या बनेगा? CH4 का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, अमोनिया का उससे कम, वाटर का उससे कम, H2S का उससे कम, बॉन्ड एंगल ऑर्डर। ओके बेटा, चलिए 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। द ClCCl एंगल इन 1122 टेट्राक्लोरोइथीन। चूंकि बेटा आप लोगों ने IUPAC नहीं पढ़ा है तो आप शायद इसका स्ट्रक्चर ना समझ पाए हो, कोई दिक्कत नहीं। इथीन का मतलब होता है ये 2 कार्बन की एल्कीन, 1,1,2,2 मतलब इन्होंने ये 2 HB हटाए हैं और ये 2 HB हटाए हैं, और क्या किया इन्होंने 1,1, 2,2 टेट्राक्लोरोएथीन। ये देखिए बेटा sp2 हाइब्रिडाइज है, और अगर sp2 हाइब्रिडाइज है तो ये सारे एंगल जो होंगे 120 डिग्री के होंगे। ओके, लेकिन मेरे बच्चे समझ गए होंगे, हम मोटा मोटा बोलेंगे 120 होंगे, लेकिन क्या सारे बराबर होंगे? तो नहीं। क्यों? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्सन लगेगा, ये थोड़ा 120 से ज्यादा होगा, और हो सकता है ये 120 से कम हो, लेकिन मोटा मोटा हम तो 120 ही बोलेंगे। दूसरा उन्होंने क्या बनाया? टेट्राक्लोरोमीथेन। मीथेन का मतलब होता है CH4, चारों H हटा के 4 Cl लगा दिए हैं, ये आपका sp3 है, और एंगल एग्जैक्ट चारों के चारों होंगे 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री। सो सेकंड इज द राइट आंसर। यहां तो चारों के चारों बराबर होंगे क्योंकि चारों सराउंडिंग एटम क्या है? सेम है। ओके, 32 के बाद आपने पूछा है 38। देखिए, विच वन ऑफ फॉलोइंग बॉन्ड हैज द हाईएस्ट एवरेज बॉन्ड? है वेरी सिंपल, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। जो जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उसको तोड़ने में उतनी ज्यादा एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। देखिए बेटा, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, चाहे लिखो बॉन्ड ऑर्डर या चाहे लिख दो बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। याद है MOT में पढ़ाया था। ठीक है, आप देखिए, ये सिंगल बॉन्ड है, ये तो डबल बॉन्ड है, बेकार हो गया। ये तीनों है ट्रिपल बॉन्ड। आपको जान के खुशी हो, समझे ना मेरी बात, ये तीनों है ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा भाई, ऐसा कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, अभी कार्बनों को एक एक बॉन्ड और बनाना है। ऐसा कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, इसको अभी एक बॉन्ड और बनाना है, जबकि ये मॉलिक्यूल अपने आप में स्टेबल है, बिकॉज दिस इज नाइट्रोजन गैस। तो यहां पर भी ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पर भी ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन ऐसा कोई मॉलिक्यूल होता ही नहीं है, अभी उनको और बॉन्ड बनाने हैं, जबकि ये मॉलिक्यूल अपने आप में स्टेबल है, नाइट्रोजन गैस हाईली स्टेबल। बेटा, हमारे वातावरण में 78% नाइट्रोजन गैस होती है, ये इनर्ट होती है, किसी से रिएक्शन नहीं करती। अगर ये रिएक्शन करती तो बेटा हमारे वातावरण में 78% नाइट्रोजन ना होता। इतना हाई अमाउंट इस बात को चीख चीख के कह रहा है कि N2 इज केमिकली इनर्ट, सो मोस्ट स्टेबल बॉन्ड इज N ट्रिपल बॉन्ड N। 40 नंबर देखेंगे। द डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल फ्रॉम अमोनिया टू स्टेबी। सबको मालूम है बॉन्ड एंगल क्यों घटेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंटर एलिमेंट की घटती जाएगी, और सेंटर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी तो बॉन्ड एंगल भी घटेगा। तो डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप आंसर लगाएंगे फर्स्ट।
ओके बेटा, पढ़ा चुका हूं ना मैं आपको। फिर देखेंगे द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। क्या आप समझ पा रहे हैं ये कैसा है? नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए क्या है ये, मैं आपको दिखा दूं। पहले सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते, 6 का साझा कर लिया, कोई लोन पेयर तो है नहीं। अच्छा 4 बॉन्ड पेयर है, सॉरी 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड पेयर है सल्फर के पास, कोई लोन पेयर नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d और शेप होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब इन्होंने एंगल पूछे, अगर आप ध्यान दें, मॉडल लेके मैं नहीं आया हूं, मैं मॉडल लेके, अच्छा देखो बेटा, ये मॉलिक्यूल जो है समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक द मॉडल लेकर मैं नहीं आया, मतलब आपको दिखाता मैं आपको बहुत अच्छे से, समझना समझना। ये S है, S डबल बॉन्ड O, एक F ये है, एक F ये, ठीक। ये ऊपर वाला F है, एक्सियल वाला F, ये नीचे वाला F है। फील करना, क्योंकि मॉडल नहीं है तो फील करना। S मतलब आपको ऐसे बताऊं, मैं ऐसे बता दूं, पेन चलेगा ना इसमें? चलेगा। देखो ये बन गया है ट्रायंगल। हाँ सबसे अच्छा तरीका ये बन गया है ट्रायंगल, मतलब y 120, z 120, 120 है, और एक f ऊपर है, एक f नीचे है, तो f और ये वाला एंगल होगा 90 का। अब जरा समझना, अब हुआ क्या, डबल बॉन्ड ने इन सिंगल बॉन्डों को रिपल्सन लगाया। इक्वेटोरियल वाले देखिए, ये इक्वेटोरियल, चलो सबसे अच्छा ये मिल गया तरीका। अब तुम लोग को फील आ गया होगा क्या हो रहा है, ठीक है। डबल बॉन्ड ने इस इक्वेटोरियल वाले एफ को इधर भी धकेला और इधर भी धकेला, जिससे ये जो एंगल 120 के होने चाहिए, तो वाई वाला थोड़ा सा 120 से कम हो गया और जेड वाला थोड़ा सा 120 से ज्यादा हो गया। ऊपर और सिंगल के बीच में क्या है, 90 डिग्री का एंगल होगा। ऑफ कोर्स थोड़ा सा 90 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन आप अगर उसको 90 ही मान लें, ये ऊपर की तरफ होगा और वो अंदर की तरफ होगा, तो डबल बॉन्ड हो सकता है सिंगल को थोड़ा रिपल करके तिरछा कर दे, 90 से थोड़ा ज्यादा हो जाए, बट अब 90 मान लीजिए मैं कहता हूं। तो आप देखिए सबसे छोटा एंगल कौन सा हो गया, x। x से बड़ा क्या है, y, और y से बड़ा क्या है, z। z y x सेकेंड। फिर फिल करिए, डबल बॉन्ड और ये दो फ्लोरीन इक्वेटोरियल पर है, ये फ्लोरीन बाहर की तरफ है, ये फ्लोरीन अंदर की तरफ है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्सन लगा, तो जेड की एंगल 120 से थोड़ा ज्यादा हो गया और वाई का एंगल 120 से थोड़ा कम हो गया। ये फ्लोरीन ऊपर की तरफ था, तो ऊपर वाले फ्लोरीन और ओ के बीच में 90 का एंगल होगा। एंगल थोड़ा ज्यादा होगा 90 से, कोई डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्सन लगेगा, फिर भी आप 90 मान सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू सबसे कम है, वाई की वैल्यू उससे ज्यादा है और जेड की वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो सेकंड इज द राइट आंसर। बढ़िया सवाल है, यहां कुछ सीखने को मिलेगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ आपसे पूछा गया है। बॉन्ड लेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर, समझना मेरी बात। बॉन्ड लेंथ आपको मालूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज पी कैरेक्टर। आप देखिए, अगर ध्यान से देखें, सारे सिंगल है, ये डबल है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, सी डबल बॉन्ड सी को सबसे पीछे फेंका। अब हमें इन तीनों को कंपेयर करना, वेरी सिंपल। एक एटम तो तीनों में क्या हो गया, सेम। आप दूसरे को पकड़ो, यहां एच को देखो, यहां ओ को देखो, यहां सी को देखो। सबको मालूम है एच का साइज इन तीनों में सबसे छोटा, साइज छोटा तो बॉन्ड लेंथ भी सबसे कम। एच से बड़ा होगा ओ, ओ से बड़ा होगा सी। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज कम होता चला जाता है, ओ का साइज छोटा होगा, तो ये थोड़ा लंबा हो गया और ये थोड़ा और लंबा हो गया। ये आपके बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बन गया। जरा इंटरेस्टिंग बात देखिएगा, ऐसा कोई भी ऑप्शन आपको मिल नहीं रहा है।
जिसमें C डबल बॉन्ड C सबसे पीछे हो। मतलब आपसे गलती हुई है बेटा, ये केमिस्ट्री है, ये साइंस है, थोड़ा बहुत एक्सेप्शन बेटा हर जगह होते हैं। हमें ये एक्सेप्शन नहीं मालूम था, हम इस क्वेश्चन को अपने दिमाग से करेंगे। आइए, C सिंगल बॉन्ड C सबसे बड़ा होगा, सिंगल बॉन्ड O, इन दोनों के ऑर्डर में तुम 100% श्योर हो कि CC बड़ा होगा, CO छोटा होगा। CC बड़ा होना चाहिए, गलत हो गया। CC बड़ा है, अभी ठीक लग रहा है, लेकिन CH छोटा होना चाहिए, ये गलत हो गया। CC बड़ा है, ठीक है, CO छोटा है, ठीक है, CH छोटा है, ठीक है, लेकिन आपको यह भी मालूम है CC सिंगल होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम और CC डबल होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम, तो ये भी क्या हो गया, गलत। तो राइट आंसर आपका क्या बन गया, 4। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर डबल बॉन्ड को सिंगल से बड़ा कैसे कर दिया। बेटा हाइड्रोजन इतना छोटा होता है, हाइड्रोजन इतना छोटा होता है कि CH की बॉन्ड लेंथ C डबल बॉन्ड C से भी कम हो जाती है। लेकिन ये एक्सेप्शन मैंने नहीं बताया, क्यों? क्या सारे एक्सेप्शन बता दें क्या? पगला जाओगे। इसलिए कॉमन सेंस लगाया जाता है। ये बोर्ड नहीं है बेटा, ये कंपटीशन है। यहां पर कॉमन सेंस से दिमाग चलता है, और अगर कॉमन सेंस लगाएं तो हमारा आंसर कौन सा आ गया, 4th आ गया। राइट, CBSE का सवाल था ये। In BF3, the BF bond length is 1.3. When BF3 is allowed to treated with trimethylamine, it form an adduct. The bond length of BF in adduct is very simple. ये BF3 है, पूरी क्लास को मालूम है। यहां पर हो जाता है P पाई बैक बॉन्डिंग, ये अपने लोन पेयर को भेज देगा, जिसके कारण इसका जो रियल स्ट्रक्चर बनता है वो रिजोनेंस हाइब्रिड होता है, और ये सारे बॉन्ड जो होते हैं वो पार्शियल डबल होते हैं। ओके, अगर बेटा ये जो BF3 है, ये जो BF3 है, अगर ये एमीन के साथ एडक्ट बना ले, इसने अपने लोन पेयर को इसको डोनेट कर दिया, तो अब ये जो बोरॉन है ये sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, कोई भी इम्पटी p ऑर्बिटल नहीं होगा, यहां पर बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। मतलब यहां पे आपका जो बोरॉन था ये sp2 हाइब्रिडाइज था, प्योर p था, इम्पटी p था, बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी थी। ये sp3 है, इम्पटी p नहीं है, बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये वाला जो बॉन्ड होगा ये प्योर सिंगल होगा, जबकि यहां पे जो सारे के सारे बॉन्ड हैं वो पार्शियल डबल है। ओके, तो यही तो लिखा बेटा, अगर BF की बॉन्ड लेंथ BF3 में 1.3 है, अगर ये 1.3 है तो ये 1.3 से ज्यादा होगा, ग्रेटर देन 1.3, बिल्कुल सही बात। स्मॉलर देन गलत, इक्वल देन गलत, नन ऑफ दीज गलत। आंसर क्या हो गया, ग्रेटर देन 1.3। ये पार्शियल डबल है, ये प्योरली सिंगल है, सिंगल की लंबाई पार्शियल डबल से ज्यादा होती है। सो द आंसर इज फर्स्ट। 49 के बाद 50, सेम क्वेश्चन देखिएगा। द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ BF बॉन्ड, ऑफ कोर्स पार्शियल डबल है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CF बॉन्ड प्योरली सिंगल होगा। बिल्कुल सही बात है, वो सिंगल है, जल्दी टूटेगा, बॉन्ड एनर्जी कम। ये पार्शियल डबल है, देर से टूटेगा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। ये पार्शियल डबल क्यों है? क्योंकि यहां पे होगी P पाई बैक बॉन्डिंग, जबकि यहां पर नो बैक बॉन्डिंग, बिकॉज कार्बन इज sp3, नो इम्पटी p ऑर्बिटल। तो क्या रीजन लिखा हुआ है? सिग्निफिकेंट P पाई इंटरेक्शन बिटवीन बोरॉन एंड फ्लोरीन
whereas there is no possibility of such interaction in C and F. So the right answer is 3. ओके बेटा, ओके बेटा, आइए क्वेश्चन नंबर 52. क्या बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज करेक्ट फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आपसे पूछा है. पहला देखेंगे CH2F2 और दूसरा है CHF3. कौन सी बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है? CF. आगे दे दो, कोई पकड़ लो. मान लो हमने ये पकड़ लिया, ये वाली बॉन्ड लेंथ हमें कंपेयर करनी है. तुम लोग सोच रहे होगे सेम एटम है, बॉन्ड भी सिंगल है, कंपेयर कैसे करें? जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ में लगाते हैं बेंट रूल. आप देखिए इन दोनों के स्ट्रक्चर में अंतर क्या है. यहां पर एक H है और यहां पर एक F है. आपको कंपेयर करनी है ये वाली बॉन्ड. देखना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वहां पे रहेगा जहां पे परसेंट P कैरेक्टर ज्यादा. तो ये फ्लोरीन क्या करेगा, यहां के P कैरेक्टर को बढ़ाएगा तो दूसरे बॉन्डों का परसेंटेज P कैरेक्टर घटेगा. जब परसेंटेज P कैरेक्टर घटेगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ भी घटेगी. मतलब CH2F2 में CF बॉन्ड लंबा होगा और CHF3 में CF बॉन्ड छोटा होगा. तो पहला वाला बिल्कुल सही है, बेंट रूल लगाया है. दूसरा H2O2 और F2O2 कॉपी पे कराया है. आपको OO बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है, ये वाला. अगेन बेंट रूल से काम होगा. सेम एटम है, नहीं हो सकता. सेम बॉन्ड है, नहीं हो सकता. सिर्फ लगेगा बेंट रूल. यहां पर H है, यहां पर F. F क्या करेगा, इस बॉन्ड का परसेंट P कैरेक्टर बढ़ाएगा तो इस बॉन्ड का परसेंट P कैरेक्टर घटेगा तो इसकी लंबाई भी घटेगी. ये वाला भी बिल्कुल क्या है, सही है. अब देखते हैं तीसरा वाला ऑप्शन N2F2 और N2F4. देखो बेटा, N2F2 और N2F4 देखते हैं. N2F2 इज दिस और N2F4 इज दिस. मेरे प्यारे बच्चे क्या कर रहे होंगे, यहां पर भी बेंट रूल पहले होंगे. अरे मेरे भाई, बेंट रूल तब लगता है जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं. यहां पर तो NN बॉन्ड लेंथ नॉर्मल तरीके से कंपेयर हो रहा है. ये बॉन्ड डबल है, ये बॉन्ड सिंगल है, तो सिंगल की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो डबल से ज्यादा होगी. ये भी क्या है, सही. तो राइट आंसर क्या होगा, 4. ओके बेटा, सारे के सारे बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर दिए गए हैं वो सही दिए गए हैं. तो राइट आंसर इज 4. यहां पे लगाए बेंट रूल, यहां पे लगाए बेंट रूल. ये नॉर्मल तरीके से सॉल्व हो गया, कोई बेंट रूल की जरूरत नहीं पड़ी. ओके चलिए नेक्स्ट. ओके भाई, खत्म हो गए. ओके सो बेटा जस्ट मिनट, आपको ये वीडियो मिल जाएगा. अभी तक डिजिटल बोर्ड नहीं आ पाया है दूसरा वाला, इसलिए आपको वीडियो सॉल्यूशन 1-2 दिन लेट मिल रहे हैं. ओके, मंडे को आप लोग क्या पढ़ोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज IUPAC नॉमेनक्लेचर. तो MOT और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जो लेक्चर्स हैं, जो वीडियो सॉल्यूशन है, वो आपको मोस्ट प्रोबेबली मंडे की मॉर्निंग तक मिल जाएंगे. ठीक है बेटा. ओके भाई, थैंक यू.